माँ का खर्च। माँ अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं है। महीना शुरू हुए कितने दिन हो गए और आपने अभी तक भी पैसे नहीं भेजे। मैं ही अकेला माँ का खर्च क्यों उठाऊं? अभी मेरे मकान का भी काम चल रहा है। अब मकान बनाऊं या माँ की बीमारी में पैसा खर्च करूं? मेरे पास भी कोई खजाना नहीं गड़ा हुआ है। मेरे पास भी अता धन नहीं है। सौरभ फोन पे चिल्ला रहा था और विनीत चुपचाप सुन रहा था। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में सौरभ माहिर था। छोटा भाई होने के बावजूद भी वह विनीत को सुना देता था और अपनी हर जिद पूरी करके मानता था। विनीत ने 2 दिन का समय मांगा और अपने दोस्त से उधार लेकर पैसे सौरभ के अकाउंट में भिजवा दिए। कहने को विनीत बड़े शहर में रहता था, पर जितना बड़ा शहर उतने ही बड़े खर्चे थे। घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मकान का किराया, ऑफिस आने जाने का खर्च और राशन पानी, मेडिकल का बिल सब बंधा हुआ था। महीने के पैसे में से कुछ हजार रुपये निकालना मुश्किल हो जाता था। विनीत की परेशानी सिर्फ उनकी पत्नी ज्योति समझती थी, जो अपने पति के सुख दुख की साझेदारी थी। अपने पति के कमाए रुपए के बजट के हिसाब से चलती थी। महीनों से उसने नया कपड़ा नहीं खरीदा था। घर की ऐसी बहुत सी ज़रूरतें थी जिन्हें वो टाल दिया करती थी। विनीत की सैलरी में से कुछ बचता ही नहीं था। मन में इच्छाओं का संसार लिए वो अपने जीवन साथी का बराबर साथ दे रही थी। उनके कई बार अपनी सास को कहा कि वह कुछ दिनों के लिए उनके पास आकर रहे, पर शकुंतला देवी अपने छोटे बेटे के पास ही रहना चाहती थी, क्योंकि वहीं पर उनके सारे रिश्तेदार रहते थे और आधुनिक सुख सुविधाएं भी। शकुंतला देवी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे विनीत ने अपनी पढ़ाई पूरी की, पर वो ज़्यादा कुछ न कर पाया। एक जगह नौकरी भी लगी थी, पर वो वहाँ से छोड़कर आ गया। विनीत के पिताजी सुझाव कि बिजनेस शुरू किया, पर वो बिजनेस में भी अच्छा न कर पाया और अब उसकी उम्र भी शादी की हो गई थी। लड़की वालों के रिश्ते आए, पर सबने बिजनेस अच्छा न देखकर इनकार कर दिए। ज्योति के घर वाले गरीब घर से थे, इसलिए उन्होंने शादी कर दी। उनका मानना था कि परिवार के बीच बेटी का पेट पल जाएगा। शादी होने के बाद ज्योति को अपने पति की वजह से ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन वो खाना खा रही थी तो शकुंतला देवी ने ताना दे दिया, तेरे पति की कमाई का खाना नहीं है जो इतना लेकर बैठ गई है। हिसाब से खाया कर, मेरा पति कमा रहा है और ये घर उसी से चल रहा है। रोटी का कौर ज्योति के मुंह से रह गया। अब तो उससे जिद पकड़ ली कि वो मेहनत से काम करे और घर में पैसा ला कर दे। ज्योति ने अपने दूर के रिश्ते के भाई को कहा और उसकी कंपनी में विनीत की नौकरी पक्की हो गई। तूने सास ससुर की सेवा के झंझट से मुक्ति पाने का अच्छा उपाय ढूंढा है, शकुंतला देवी ने ज्योति को सुनाया। नहीं माँ जी, मैं इस तरह से रोज आपके ताने सुनकर जीना नहीं चाहती हूँ। ससुर जी की कमाई के पकवान भी मेरे लिए फीके हैं और मेरे पति की कमाई की 2 सूखी रोटी भी मैं हंसकर खा लूँगी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उस दिन ज्योति ने ससुराल छोड़ दिया। विनीत के संग नए शहर में आ गए। नए शहर में बसना आसान नहीं था। धीरे धीरे करके सब सामान बस आया। पति की कमाई में ज्योति खुश थी, चाहे थोड़ी ही थी, पर आत्मसम्मान की रोटी खा रही थी। उधर सौरभ जब बाहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया तो उसे ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आया। भाई भाभी के इस तरह चले जाने से वह नाराज था। सौरभ ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई और अमीर लड़की घराने की लड़की से उसकी शादी हो गई। दोनों का अपना जीवन चल रहा था, पर उसमें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई भाभी अपने अलग रह रहे हैं और मेरी पत्नी को यहाँ घर संभालना पड़ रहा है। एक दिन संजना भी गुस्से में सौरभ से बोल पड़ी,
अपने माता पिता की सेवा करवाने तुम मुझे लाए हो क्या? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? शकुंतला देवी दोनों का झगड़ा सुन लेती है और वो बहू की मदद कराने लगती है। धीरे धीरे संजना सारी रसोई की जिम्मेदारी का भार शकुंतला देवी के कांधों पर डालकर खुद रसोई के कामों से मुक्त हो जाती है। शकुंतला देवी काम तो कर लेती थी, पर उन्हें पैसे का बड़ा लालच था। बड़ी अच्छी साड़ियाँ और अच्छा खाना उनकी दो कमजोरी थी। संजना उन्हें अपने मायके से आई कीमती साड़ी उपहार में दे रखती थी और उनसे काम करवा लिया करती थी। कहने को वो थक जाती थी, पर फिर भी सबसे यही कहती थी कि काम न करूँगी तो हाथ पैर जाम हो जाएंगे। संजना के जब पहली संतान हुई तो संजना उसी को पालने में लग गई और शकुंतला देवी पर हर काम के लिए निर्भर हो गई। संजना को जो इतना भी पता नहीं था कि रसोई के मसाले भी कहाँ पर रखे हुए हैं। जब भी ज्योति फोन पर अपनी सास से बात करती तो वो नाराज सी रहती थी। अब उनकी नाराजगी किस चीज़ को लेकर थी ये तो ज्योति भी नहीं जानती थी। वो जब ससुराल में थी तो वो पूरा काम संभाल लेती थी, अपनी सास को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। उनका कहना मानकर उनके अनुसार काम करती रहती थी और उन्हें शिकायत का मौका नहीं देती थी। पर जब बात पति की कमाई और स्वाभिमान की आई तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसने वो घर छोड़ दिया था। समय चल रहा था, सौरभ और विनीत के बच्चे बड़े हो रहे थे। सौरभ की कमाई बहुत थी तो उनकी पत्नी को अब घर छोटा लगने लगा और पति से जिद करके वो नया घर बनवाना चाहती थी। पर सौरभ के पिताजी अपने हाथों से बनाए घर को तोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन शकुंतला देवी के पति को दिल का दौरा पड़ा और अचानक उनकी मौत हो गई। 15 दिन तो निकले गए, सब रिश्तेदार भी आकर चले गए थे, पर उसके बाद शकुंतला देवी टूट गई थी। अब उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। संजना का व्यवहार अब बदलने लगा था। जिस सास से वो पैसे के दम पर सेवा करवाती थी, साड़ियाँ का लालच देती थी, अब वो भी सास बेजान सी हो गई थी। घंटों गुमसुम बैठी रहती थी। अब रसोई का भार रंजना पर आ गया तो वो सौरभ पर गुस्सा निकालती थी। मैं ही माँ जी की सेवा करने के लिए फालतू नहीं हूँ। तुम्हारी भाभी तो वहाँ मज़े से रह रही है और मैं यहाँ रसोई में दिन रात खट रही हूँ। वो तो वहाँ सुखी है और मैं यहाँ इनके दुखों के साथ में जी रहे हैं। संजना रोज की खटपट करती थी। शकुंतला देवी अब बीमार भी रहने लगी थी। उस पर बहू के तानों ने उनका कलेजा छन्नी कर दिया था। बड़ी बहू के पास भी वो किस मुंह से जाती। अब उनकी सेवा और बीमारी का खर्च भी रंजना को खटकने लगा था। वो रोज ही ताने देती थी और सौरभ के कान भी भरती थी। ससुर जी के जाने के बाद संजना ने वो मकान तुड़वा दिया और उसी पर नया मकान बनवाने लगी। पर सास का खर्च उसे अभी भी अखरता था। आखिरकार सौरभ ने कह ही दिया कि भैया माँ के लिए हर महीने का खर्च भेजा अब मुझसे नहीं उठाया जाता। मैं घर भी बनवा रहा हूँ, उसमें भी लाखों रुपए लग रहा है। ज्योति और विनीत के हाथ ज़्यादा खुले नहीं थे और वो देखकर भी चलते थे। फिर भी उन्होंने माँ के लिए हर महीने खर्च भेजना तय कर दिया। उसने तो कहा भी माँ जी हमारे पास रह लीजिए, पर शकुंतला देवी अब कुछ काम न करती पर उस घर की चौकीदारी करती थी। रंजना और सौरभ बाहर घूमने फिरने चले जाते थे तो वो वहीं दोनों पोतों को संभालती थी और घर पे रहती थी। एक दिन विनीत कंपनी के काम से शहर गया तो माँ से मिलने का भी चला गया। माँ की हालत देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने जिद कर ली कि माँ उसके साथ ही घर चलेंगी, पर सौरभ और संजना ने मना कर दिया। शकुंतला देवी भी गले तक भर गई थी। उस दिन वो बेफिक्र होकर गुस्से से बोली, तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो?
मैं तुम्हारे इशारों पर ही नाचती रहूँगी क्या? हाँ, पहले मैं थोड़ी सारियों और लालची थी, पर अब मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। अब मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। बहू, तेरी गलती नहीं है, ये दुनिया की रीत है कि काम करता इंसान ही सबको अच्छा लगता है। जब मैं तेरी रसोई संभालती थी तब मैं तुझे अच्छी लगती थी, पर अब मैं तेरी रसोई नहीं संभाल सकती है और अब मैं तुझे बैठी हुई अखरती हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं बिस्तर पे भी आ जाऊँगी, तब तुम मेरी बिल्कुल कदर नहीं करोगे। मैं इस उम्र में तुम्हारे घर की क्या चौकीदारी ही करती रहूँगी। सौरभ, माँ हूँ तेरी, तुझे 9 महीने कोख में पाला है। छोटा है तो तुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया है। विनीत से ज़्यादा तू मेरा लाडला रहा है। तेरी हर जिद पूरी की है। तेरे खिलौने और खेल के सामान का मैंने अभी हिसाब नहीं किया, जाने कितने रुपये ऐसे ही खर्च कर दिए। और आज तो माँ के खाने और दवाइयों का हिसाब मांगता है, बड़े भाई से बराबर के रुपये मांगता है, जबकि तुझे मेरे भाई की स्थिति का पता है। तेरे पास जो खजाना भरा है, फिर भी एक माँ तुझे भारी लगती है। मकान को चमकाने में लाखों करोड़ों रुपए पूरे कर रहा है। एक से बढ़कर एक चीज़ मकान में लगा रहा है, कहीं कमी न रह जाए। पर माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मकान में लगाने के लिए लाखों है, पर माँ के लिए हजारों भी नहीं है। इस माँ ने तुझे पाला है और इस माँ की कुर्बानियाँ तू भूल गया। तेरे लिए पैसे इतने कीमती हो गए। तू ये भी मत भूल कि जिस पर मकान बना रहा है वो ज़मीन तेरे पति की कमाई की है, जिसे तू अपना बता रहा है। अभी इतनी ज़मीन खरीदने जाएगा तो तेरे पास पैसे भी कम पड़ जाएंगे, फिर तू मकान क्या बनवाएगा? कहते हुए न पूत कपूत हो सकता है, पर माता को माता कभी नहीं हो सकती है। मैं माँ हूँ, अपने बच्चों का सदा भला ही चाहूँगी और अपने बच्चे को दुआ ही दूँगी, पर मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैंने ज्योति के साथ बहुत ही अन्याय किया था। मैं जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगी। बेकदरी से तेरे महल की चौकीदारी करने से अच्छा है मैं विनीत के साथ उसकी किराए की झोपड़ी में ही रह लूँगी। शकुंतला देवी ने अपना सामान बांधा और विनीत के साथ में चल दी। वहाँ पहुँचकर ज्योति ने उन्हें आदर से बैठाया और सब पुराना भूलकर वह माँ जी की सेवा करने लगी। बच्चे भी दादी दादी कहते हुए आगे पीछे होते रहते थे। घर के सामने ही पार्क था। शकुंतला देवी वहाँ चली जाया करती थी। वहाँ उनकी हम उम्र महिलाओं से दोस्ती हो गई थी। अब वो सदमे से बाहर आ गई थी। उनका मन लगने लगा था। घर की साग सब्जियाँ साफ कर दिया करती थी। महीने की 1 तारीख आ गई थी। इस बार विनीत ने पैसे नहीं भेजे, पर सौरभ ने विनीत को माँ के खर्च के लिए पैसे भेजे। इस पर ज्योति ने वापस पैसे लौटा दिए। देवर जी, माँ हमारे साथ रह रही है, वो भी इस परिवार का अहम हिस्सा है। जिस तरह हम हमारे बच्चे पाल रहे हैं, उसी तरह माँ जी भी हमारे साथ रह लेगी। हम जैसे खा रहे हैं वो भी खा ही लेगी। माँ भी अब हमारी ही जिम्मेदारी है। विनीत ने कहा कि मुझे पर धिक्कार है जो मैं माँ पर किए गए खर्च का हिसाब रखूं और आधा तुम्हारे से लूं। माँ ने खून पसीने से हमें सींचा है। माँ ने रातों जाग कर हमें पाला है। हमारे लिए वर्षों खाना नहीं बनाया, कभी हम पर किए गए खर्च का हिसाब नहीं लगाया। मेरे भाई, तू ये पैसा तेरे मकान में लगाकर उसे चमका ले। मेरी माँ के चेहरे को मैंने तो मुस्कान से चमका दिया है। मैं माँ की कुर्बानियाँ भूल नहीं सकता। उनके आगे पैसों की कोई कीमत नहीं है। फोन स्पीकर पर था। रंजना और सौरभ के चेहरे लटक गए। उन्हें अपने आप पर शर्म आ रही थी। विनीत ने कम पैसों के बावजूद ही माँ की हर इच्छा पूरी की और रंजना और सौरभ ने मकान पे लगाए पैसों को तो कभी हिसाब नहीं लगाया, पर माँ के खर्च का हिसाब लगाते रहे। दोस्तों, यही समाज की कड़वी सच्चाई है। आज भी कई घरों में बेटे बहू घूमते हैं, हजारों की शॉपिंग करते हैं, लाखों का मकान में लगा देते हैं,
अपने बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों पर खर्च कर देते हैं, पर कभी हिसाब नहीं लगाते हैं। पर माता पिता पर किए गए खर्च का हिसाब गिना देते हैं और भाइयों से खर्च का बराबर पैसा लेते हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया फर्स्ट स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।